वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कि एडवर्ड सैड अपने वर्क द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म में क्या कहना चाहते हैं। तो ओरिएंट जो वर्ड है इट रेफर्स टू द ईस्टर्न कंट्रीज और नेशंस, और ऑक्सीडेंट जो है इट रेफर्स टू द वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज और नेशंस। ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट, ईस्ट एंड वेस्ट। अब आते हैं ओरिएंटलिज्म पे। ओरिएंटलिज्म और पोस्ट कलोनियलिज्म, ये दो जो वर्ड्स हैं लोग अक्सर सोचते हैं कि लगभग सेम ही हैं या सेम ही हैं, बट ये डिफरेंट है। पोस्ट कलोनियलिज्म इज द स्टडी ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनाइज्ड नेशंस लाइक इंडिया एंड अफ्रीका बाय द कॉलोनाइजर्स लाइक ब्रिटेन। तो कैसे इन कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ कॉलोनाइज़र के द्वारा, इस बात का जो स्टडी है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी एक्सेट्रा, इसका जो स्टडी है, इस एक्सप्लॉयटेशन का जो स्टडी है, उसको पोस्ट कलोनियलिज्म बोलते हैं। और ओरिएंटलिज्म क्या है? अभी जैसे कि हम बोले ओरिएंट मतलब ईस्ट, तो ओरिएंटलिज्म फॉल्स डिपिक्शन, ओरिएंटलिज्म स्टडी है ऑफ द फॉल्स डिपिक्शन ऑफ द ईस्ट बाय द वेस्ट। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो राइटर्स हैं या जो आर्टिस्ट्स हैं, वो अपने वर्क्स या पीसेस ऑफ आर्ट में कैसे ईस्टर्न कंट्रीज़ का फॉल्स डिपिक्शन करते हैं, कैसे ईस्ट में रहने वाले लोगों का फॉल्स डिपिक्शन करते हैं, इस बात का जो स्टडी है वो ओरिएंटलिज्म कहलाता है। तो आई होप आपको ओरिएंटलिज्म और पोस्ट कलोनियलिज्म में डिफरेंस क्लियर हो चुका है। अब again, the Orient is a term for the East and refers to the Eastern countries like China, Japan, India, Africa, etc. The Occident is a term for the West or European nations. Orientalism is the depiction of, correct ये रहेगा, the false depiction of the aspects of the Eastern world in art, history, literature or cultural studies by Western artists, designers and writers. क्योंकि जो वेस्टर्न राइटर्स होते हैं वो ईस्टर्न कंट्रीज़ और लोगों के बारे में फॉल्सली ही डिपिक्ट करते हैं, और इसी फॉल्स डिपिक्शन की स्टडी को ओरिएंटलिज्म बोलते हैं। ओरिएंटलिज्म इज द फॉल्स डिपिक्शन ऑफ द ईस्ट एज फॉरेन एंड एग्जॉटिक। एज फॉरेन एंड एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का मतलब होता है अनयूजुअल एंड इंटरेस्टिंग, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग वाला मीनिंग नहीं, अनयूजुअल वाला मीनिंग ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। तो ओरिएंटलिज्म इस बात का स्टडी है कि कैसे वेस्टर्न राइटर्स ईस्टर्न लोगों को फॉरेन शो करते हैं और खुद को फेमिलियर। ओरिएंटलिज्म इज द फॉल्स डिपिक्शन ऑफ द ईस्ट एज फॉरेन एंड एग्जॉटिक इन कॉन्ट्रास्ट टू द फेमिलियर वेस्ट। तो जो वेस्टर्न राइटर्स हैं या वेस्टर्न आर्टिस्ट्स हैं, उनके लिए वेस्ट या यूरोपियन नेशंस का जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, जो लाइफस्टाइल है, वो फेमिलियर होगा क्योंकि वो वहीं पे रह रहे हैं, तो वो उनके लिए फेमिलियर है। बट क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज़ में वो ट्रैवल नहीं किए हैं या उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, या जो भी वो पढ़ते हैं तो उस बारे में उनको जो समझ में आता है उसको वो फॉरेन के टर्म्स में और एग्जॉटिक अनयूजुअल के टर्म्स में डिपिक्ट करते हैं, और इन अ नेगेटिव सेंस, एज अनसिविलाइज्ड एंड प्रिमिटिव इन कॉन्ट्रास्ट टू द सिविलाइज्ड एंड प्रोग्रेसिव यूरोप। यही तो एजेंडा था कॉलोनाइजर्स का कि वो जाके कॉलोनाइज्ड नेशंस में जैसे कि अफ्रीका में या इंडिया में वो ये कहना चाहते थे, और उन्होंने किया भी, कि आप लोग का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अनसिविलाइज्ड है, एंड वी हैव कम हियर टू सिविलाइज यू सैवेज पीपल। सो ये उनका एजेंडा था कि उनकी जो सभ्यता है, उनका जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, सुपीरियर है, सिविलाइज्ड है, और यहाँ पे हम लोग का जो भी डिफरेंट कल्चर है वो अनसिविलाइज्ड है उनके नज़रिए में, और उसको वो सिविलाइज करना चाहते थे। तो जो ये राइटर्स ने किताबें लिखी हैं ईस्टर्न कंट्रीज़ या नेशंस के बारे में, उसमें इन लोगों ने दिखाया कि जो ईस्ट है वो अनसिविलाइज्ड है, वो प्रिमिटिव है, बैकवर्ड है, ऑर्थोडॉक्स है, in contrast to the civilized and progressive Europe, progressive West, as colonized in contrast to the colonizer। तो colonized यानी जिस पे शासन किया जाता है जैसे कि इंडिया या अफ्रीका, in contrast to the colonizer, तो वेस्ट या यूरोपियन नेशन जैसे कि ब्रिटेन जिसने रूल किया इंडिया के ऊपर, वो है कॉलोनाइजर। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, अगेन एज द अदर इन कॉन्ट्रास्ट टू द सेल्फ।
अब दी अदर का क्या मतलब है? दी अदर यानी कोई दूसरा, कोई अन्य जो हमसा नहीं है। सेल्फ यानी मेरे जैसा, हम। और दी अदर यानी ईस्ट के जो लोग हैं वो दूसरे हैं, वो हम लोगों जैसे नहीं हैं। इस तरह का डिपिक्शन किया है वेस्टर्न राइटर्स ने। अलग होने में कोई बुरा बात नहीं है। हम ऐसे हैं, आप वैसे हैं, दोनों अच्छे भी हो सकते हैं, बस दोनों में फ़र्क ये है कि हम लोग दोनों डिफरेंट हैं, अलग हैं। बट वेस्टर्न नेशंस ने खुद को सुपीरियर प्रूव करने के लिए और ईस्टर्न नेशंस को इन्फीरियर दिखाने के लिए, अनसिविलाइज्ड और प्रिमिटिव दिखाने के लिए दी अदर का डिपिक्शन किया है। दैट यू आर डिफरेंट, यू आर दी अदर एंड यू आर इन्फीरियर इन कंपैरिजन टू द वेस्ट। एडवर्ड सेड, अब ये जानते हैं कि एडवर्ड सेड जिन्होंने ये वर्क लिखा है ओरिएंटलिज्म, वो फाउंडर हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के, ओरिएंटल स्टडीज़ के। और इन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्क लिखा ओरिएंटलिज्म, जो कि 1978 में पब्लिश हुआ। ये ईयर इम्पॉर्टेंट है, 1978। और इस ओरिएंटलिज्म वर्क में टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म, ये आपके सिलेबस में है, द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म। एंड अगेन द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म में 4 पार्ट्स हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट नोइंग द ओरिएंटल आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एडवर्ड सैड was a Palestinian American professor of literature at Columbia University, and he was the founder of the academic field of post-colonial studies. Again, what is post-colonialism? It is the study of the exploitation of the colonized by the colonizer. तो इस द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म का जो फर्स्ट है नोइंग द ओरिएंटल, यानी नोइंग द ईस्टर्न, नोइंग द ईस्ट नेशन और कंट्री और पीपल, इस बारे में फर्स्ट पार्ट है। अब जानते हैं इसमें इन्होंने क्या लिखा है। द ओरिएंट वॉज ऑलमोस्ट अ यूरोपियन इन्वेंशन एंड हैड बीन सिंस एंटीक्विटी अ प्लेस ऑफ रोमांस, exotic beings, haunting memories and landscapes and remarkable experiences. तो ये कहते हैं कि ओरिएंट जो है, जो ईस्ट है, वो एक यूरोपियन इन्वेंशन है। इन्वेंशन मतलब क्या होता है? आविष्कार। डिस्कवरी मतलब खोज, और इन्वेंशन यानी आविष्कार। आविष्कार किसी सामान का किया जाता है, और डिस्कवरी जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका हम लोग कहते हैं। तो ओरिएंट जो है, ईस्ट जो है, ये एक यूरोपियन इन्वेंशन है, ऐसा एडवर्ड सैड लिख रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सिंस एंटीक्विटी, पास्ट से ही, काफ़ी पुराने समय से ईस्ट जो है वो यूरोप के लिए या वेस्ट के लिए एक ऐसा जगह रहा है, अ प्लेस ऑफ रोमांस, अ प्लेस एसोसिएटेड विथ न्यूनेस और एक्साइटमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप वेस्ट में रह रहे हैं, आपका ईस्ट में कभी जाना नहीं हुआ, तो वहाँ की कल्चर है, वहाँ का जो सोसाइटी है, वहाँ का जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है, वो आपसे डिफरेंट होने वाला है, वो न्यू है, आप कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो वो अ प्लेस ऑफ रोमांस है, एग्जॉटिक बीइंग्स है, अनयूजुअल है आपके लिए, यूजुअल आपकी लाइफस्टाइल है, तो ईस्ट का जो लाइफस्टाइल है वो अनयूजुअल है। हॉन्टिंग मीन्स हैविंग अ क्वालिटी दैट स्टेज इन योर माइंड फॉर लॉन्ग। So haunting memories and landscapes, the kind of landscapes which these Westerners experience on traveling the East, they leave them with a kind of experience or a feeling which stays in their mind for long. इसीलिए कहा जा रहा है कि haunting memories है, haunting landscapes है, जो उनके दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, और remarkable experiences। तो ओरिएंट यूरोप के लिए, वेस्ट के लिए ये है। लेकिन यहाँ तो थोड़े अच्छे वर्ड्स का यूज़ किया गया है, बट ओवरऑल ओरिएंटलिज्म इस बारे में है कि कैसे वेस्ट के जो राइटर्स हैं, वेस्ट के जो आर्टिस्ट्स हैं, वो अपने वर्क्स में ईस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न पीपल, ईस्टर्न नेशंस के बारे में फॉल्स डिपिक्शन करते हैं, गलत लिखते हैं। आगे बढ़ते देखते आपको समझ में आएगा। फॉर अमेरिका, the Orient is more likely to be associated with the Far East, China and Japan mainly. तो अमेरिका is again a European nation, a Western nation or Occidental nation. So for America, the Orient, the East is more likely to be associated with the Far East. अमेरिका के लिए ओरिएंट का मतलब चाइना और जापान से मेनली है, यही यहाँ पे वो बताते हैं। फिर फॉर फ्रेंच एंड द ब्रिटिश, the Orient is the place of Europe's greatest and richest and oldest colonies.
क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन कॉलोनाइज़र के रूप में रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर रूल किया है। तो फॉर फ्रेंच एंड द ब्रिटिश द ओरिएंट इज़ द प्लेस ऑफ यूरोप्स ग्रेटेस्ट एंड रिचेस्ट एंड ओल्डेस्ट कॉलोनीज, यानी जहाँ पर उन लोगों ने शासन किया। ग्रेट था, इंडिया वॉज अ ग्रेट कंट्री having 25% of world's wealth at a very ancient time before it was colonized by the British. So it was a rich country, it was a great country, and the source of its civilizations and languages, its cultural contestant, and one of its deepest and most recurring images of the other. तो फ्रांस के लिए और ब्रिटेन के लिए ओरिएंट का क्या मतलब है? एक ऐसा जगह जो यूरोप का कॉलोनी रहा और सोर्स भी रहा उनके सिविलाइजेशन और लैंग्वेज का, क्योंकि आप कहीं पे भी लंबे समय तक रहते हैं तो उनका सिविलाइजेशन आपके सिविलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो उस सिविलाइजेशन का सोर्स भी रहा, लैंग्वेज का भी सोर्स रहा, लैंग्वेजेस में भी कुछ चेंजेस आते हैं। इट्स कल्चरल कंटेस्टेंट, कंटेस्ट मतलब कॉम्पिटिशन और कंटेस्टेंट मतलब कॉम्पिटिटर। तो कल्चरल कॉम्पिटिटर है ईस्ट वेस्ट का, क्योंकि दोनों की कल्चर डिफरेंट है, तो इसलिए एक तरह से वो उसका कल्चरल कॉन्टेस्टेंट हुआ। एंड वन ऑफ इट्स डीपेस्ट एंड मोस्ट रेकरिंग इमेजेस, रेकरिंग यानी बार बार रिपीट करने वाला। तो ये जो दी अदर है, हम पहले भी बता चुके हैं कि कैसे वेस्टर्न नेशंस ने ईस्ट को हमेशा दी अदर दिखाया है, अन्य, दूसरा, जो हमसा नहीं है। और इसी अदर का बार बार डिपिक्शन अलग अलग तरीके से वेस्टर्न राइटर्स ने अपने वर्क्स में किया है, जो उन्होंने ईस्टर्न नेशन के बारे में लिखा है। In addition, the Orient has helped to define Europe or the West as its contrasting image, idea, personality और experience. तो आप बार बार जब ईस्ट के बारे में ये लिखते हैं कि ईस्ट जो है वो अदर है, ईस्ट जो है वो प्रिमिटिव है, अनसिविलाइज्ड है, और हम इन द कॉन्ट्रास्ट प्रोग्रेसिव हैं, सिविलाइज्ड हैं, फेमिलियर हैं, तो इस तरह से कॉन्ट्रास्ट डेवलप होता है। और यही कॉन्ट्रास्ट के थ्रू यूरोप का भी, ओरिएंट का भी कैरेक्टर सामने आता है, और ऑक्सीडेंट, यूरोप और वेस्ट का भी जो आइडेंटिटी है वो सामने आता है थ्रू द फॉल्स डिपिक्शन ही सही, लेकिन आप जो लिख रहे हैं वो सामने आएगा। यूरोपियन कल्चर गेन्ड इन स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिटी बाय सेटिंग इटसेल्फ ऑफ अगेंस्ट द ओरिएंट एज अ सॉर्ट ऑफ सरोगेट एंड इवन अंडरग्राउंड सेल्फ। तो जब आप ईस्ट के बारे में गलत सलत लिख रहे हैं, उसको इन्फीरियर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और वेस्ट को इन द कॉन्ट्रास्ट सारे अच्छे एडजेक्टिव्स से डिपिक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूरोपियन कल्चर जो है वो स्ट्रेंथ में, आइडेंटिटी में गेन करेगा इन कॉन्ट्रास्ट टू ओरिएंट एज अ सॉर्ट ऑफ सरोगेट, सरोगेट यानी सौतेला, या इवन अंडरग्राउंड सेल्फ। तो जो आपसा नहीं है, अब उसको आप सरोगेट भी बोल सकते हैं, अंडरग्राउंड सेल्फ भी बोल सकते हैं। My contention is that without examining Orientalism as a discourse, one cannot possibly understand the enormously systematic discipline by which European culture was able to manage and even produce the Orient politically, sociologically, militarily, ideologically, scientifically, and imaginatively during the post-Enlightenment period. My contention, my opinion इज़ दैट, एडवर्ड सेड कह रहे हैं कि मेरा ओपिनियन ये है कि बिना ओरिएंटलिज्म को डिस्कोर्स की तरह समझे। डिस्कोर्स मतलब होता है अ लॉन्ग एंड सीरियस डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन स्पीच और राइटिंग। तो एडवर्ड सेड बोल रहे हैं कि ओरिएंटलिज्म को एक एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह, एक डिस्कोर्स की तरह लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे, इस बात को समझने के लिए इसको डिस्कोर्स की तरह कंसिडर करना ज़रूरी है, समझने के लिए कि कैसे यूरोपियन कल्चर ने सिस्टमैटिकली बहुत ही कायदे से मैनेज भी किया है ओरिएंट को, ईस्टर्न कंट्रीज़ के डिपिक्शन को मैनेज किया है और प्रोड्यूस भी किया है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बार बार गलत लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको एक तरह से प्रोड्यूस भी करते हैं। जैसे कि अगर आप खुद के बारे में ही फॉर एग्जाम्पल बार बार बोलेंगे कि आई एम सैड, आई एम सैड, आई एम सैड, तो अगर आप उतना सैड नहीं भी हो और किसी दूसरे के सामने आप एक्ट कर रहे हैं आई एम सैड बोल के और फील करके कि नो आई एम सैड, तो वो फीलिंग आएगा, वो आप वो खुद वो सैडनेस का प्रोडक्शन आप अपने अंदर कर लेंगे कि हाँ आई एम सैड।
तो वो बार बार बोलने से, तो उसी तरह वेस्टर्न राइटर्स और आर्टिस्ट ने जब ओरिएंट को, ईस्टर्न कंट्रीज़ और नेशंस को हमेशा दी अदर, दी अनसिविलाइज्ड, प्रिमिटिव, अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स फॉर इंडिया लेट्स से, अगर इस तरह से उन्होंने डिपिक्ट किया तो कहीं ना कहीं फिर वो उसी तरह के ओरिएंट को, उसी तरह की ईस्टर्न कंट्रीज़ को, ईस्टर्न पीपल को प्रोड्यूस भी करने लगे। द ओरिएंट पॉलिटिकली, सोशियोलॉजिकली, हर टर्म्स में पॉलिटिकली अगर आप कुछ गलत लिख रहे हैं तो फिर उसी तरह से वो आपको नज़र आता है, उसका प्रोडक्शन भी होता है। सोशियोलॉजिकली, मिलिटरली, आइडियोलॉजिकली, साइंटिफिकली एंड इमेजिनेटिवली ड्यूरिंग द पोस्ट एनलाइटनमेंट पीरियड। अब ये पोस्ट एनलाइटनमेंट पीरियड क्या है? तो पोस्ट एनलाइटनमेंट यानी एनलाइटनमेंट पीरियड के बाद का समय। और एनलाइटनमेंट पीरियड क्या था? एज ऑफ रीज़न, इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल मूवमेंट हुआ था उस समय, यूरोप में हुआ था ये, एंड इसका टाइम स्पैन था 1685 टू 1815। 1685 यानी कि रिस्टोरेशन एज की बात हो रही है, एज ऑफ पोप भी उस समय था, उसके बाद फिर ट्रांजिशन का एज भी था, एंड उसके बाद रोमांटिक एज का भी कुछ पार्ट, तो यूरोप का बात हो रहा है, सिर्फ इंग्लैंड का नहीं। तो इस समय में एनलाइटनमेंट पीरियड था, एज ऑफ रीज़न था 1685 टू 1815, और इसके आइडियल्स क्या थे? वैल्यू ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, परसूट ऑफ नॉलेज बाय मीन्स ऑफ रीज़न या लॉजिक का इस्तेमाल करके कैसे नॉलेज को, ज्ञान को पाना है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे फोकस था, यानी कि अब मोनार्की नहीं रहेगा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रहेगा। तो एनलाइटनमेंट एज में ये सारे आइडियाज़ थे, ये सारे फिलॉसफीज़ वर्क कर रहे थे। और पोस्ट एनलाइटनमेंट पीरियड में, इस पीरियड के बाद में आफ्टर 1815 का जो समय है, उस समय कैसे ये वेस्टर्न ने और यूरोपियन नेशंस ईस्टर्न आइडेंटिटी को डिपिक्ट कर रहे थे फॉल्सली, ईस्टर्न कंट्रीज़ का फॉल्स डिपिक्शन कर रहे थे, और उनको ना सिर्फ मैनेज कर रहे थे ये सब काम, बल्कि प्रोड्यूस भी कर रहे थे। Again, from the beginning of the 19th century until the end of World War II, America has dominated the Orient and approaches it as France and Britain once did. तो सबसे पहले फ्रांस और ब्रिटेन, जब हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 के पहले की बात कर रहे हैं, कॉलोनाइजेशन के समय और उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो उस समय ये जो ओरिएंट का कंस्ट्रक्शन है, ईस्ट को फॉल्सली डिपिक्ट करने का सारा एजेंडा, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन, डिस्कोर्स, सब कुछ है, वो फ्रांस एंड ब्रिटेन के हाथ में था, क्योंकि दे वर द मेन पावर्स, द कॉलोनाइजर्स। एंड उसके बाद फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी अंटिल द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, 19th सेंचुरी यानी 1800 से लेकर 1900 का समय, तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी अंटिल द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम स्पैन है 1939 टू 1945, यानी 1800 से 1945 के बीच का जो समय है, इसमें अमेरिका हैज़ डोमिनेटेड द ओरिएंट। अमेरिका ने फॉल्सली डिपिक्ट किया है ईस्टर्न कंट्रीज़ को और ईस्टर्न पीपल को। तो फ्रेंड्स, ये था नोइंग द ओरिएंटल, द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म, जो आपके सिलेबस में है, उसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट 3 पार्ट्स हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।